मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे तथा उसकी व्याख्या को समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तृतीय अंक से इस नाटक की कथा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलते हुए राक्षस एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्ध का भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मग नरेश ने संदेह किया है और बार बार मेरे लौटने की आज्ञाएं आने लगी हैं, परंतु जो मगध के अमात्य हैं राक्षस, वे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि चाणक्य ने ठीक ही कहा था कि जो आक्रमणकारी यवन हैं वे ब्राह्मण और बौद्ध में भेदभाव नहीं करेंगे, और यदि मालव और क्षुद्रकों ने मिलकर उनका यवनों का सामना नहीं किया होता तो आज मगध को भी निश्चित रूप से ही वे यवन आक्रमणकारी परास्त कर देते। एक चर प्रवेश करके प्रणाम करता है। राक्षस, क्या समाचार है? सर, बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य। राक्षस, कुछ कहो भी। सर, सुवासिनी पर आपसे मिलकर कुचक्कर रचने का अभियोग है। वह कारागार में है। राक्षस क्रोध से, और भी कुछ? सर, हाँ अमात्य, प्राणदुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। राक्षस, यहाँ तक तुम सत्य कहते हो? सर, मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि अपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए। राक्षस, भूल थी, मेरी भूल थी। राक्षस, मगध की रक्षा करने चला था, जाता मगध, कटती प्रजा, लुटते नगर। नंद क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति। नंद एक पशु, उसके लिए क्या चिंता थी? सुवासिनी, मैं सुवासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। राक्षस अपने मन में सोच रहा है कि मैं मगध की रक्षा करना चाहता था, लेकिन मगध का जो शासक नंद है ये क्रूर, मूर्ख और एक पशु के समान है, जिसे अपने और पराये के अंतर का पता नहीं है, जिसे उसके प्रति कौन वफादार है इसकी भी समझ नहीं है। और फिर राक्षस मन में विचार कर रहा है कि मैं नंद के लिए नहीं बल्कि सुवासिनी के लिए मैं मगध को बचाना चाहता था। तो मैंने आज तक जितनी राज्य की सेवा की वह मुझे निष्फल होती हुई प्रतीत हो रही है। एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश। नायक, अमात्य राक्षस, मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदे। राक्षस खड़क खींचकर, कौन है तुम मूर्ख, इतना साहस? नायक, यह तो बंदी गृह बतावेगा, बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ। सैनिकों से, अच्छा बांध लो। दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं। राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक आश्चर्य से, तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक, राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस, मेरे? नवागत सैनिक, हाँ अमात्य, आर्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनों का उपद्रव है तब तक सबकी रक्षा होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों ना हो। राक्षस, इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ। नवागत सैनिक, परंतु अमात्य,
कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिकों को संकेत करता है, वे बंदियों और नायक को लेकर जाते हैं। राक्षस, मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूँ? नवागत सैनिक, वहीं सबसे भेंट होगी, ये पत्र है। राक्षस पत्र लेकर पढ़ता है। राक्षस, अलका का सिंगरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। यहाँ जो राक्षस हैं वे मगध के सम्राट नंद के भेजे हुए सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए जाने का प्रयास किए जाने पर और चाणक्य के द्वारा उसे बचा लेने पर राक्षस चाणक्य का आभार मानता है और चाणक्य को एक कुशल राजनीतिज्ञ भी मानता है। नवागत सैनिक, हाँ, आपने कुछ और भी सुना है? राक्षस, क्या? नवागत सैनिक, यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। राक्षस, आश्चर्य। चर, हाँ अमात्य, यह तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट पर एक विस्तृत शिविर की रंगभूमि बनी है, जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को ये विदित हुआ कि अलका तक्षशिला नरेश आम्भिक की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालवों और यवनों का एक सम्मिलित उत्सव करने की घोषणा कर दी है। आम्भिक के पक्ष में निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ स्वयं सिकंदर भी आएगा। तो चर राक्षस को ये सब समाचार सुना रहा है। राक्षस, चाणक्य तू धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है, चलो सब जाते हैं। यहाँ जो राक्षस हैं वे आचार्य चाणक्य के प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन कृतज्ञता अनुभव करते हैं, लेकिन मन ही मन में उससे ईर्ष्या भी करता है। दूसरा दृश्य, रावी तट के उत्सव शिविर के पथ में पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। पर्वतेश्वर, आह कैसा अपमान! जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरापथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते हुए भी विरोधों को कुचलकर गर्व से सिर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए वक्ष ऊंचा करके भाग्य से हंसी ठट्ठा किया था, उसी का ये तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा, और सिकंदर के संकेत से प्रतिशोध रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही। मरूं या मार डालूं? मारना तो असंभव है। सिंगरण और अलका वर वधू के वेश में हैं। मालवों के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंगरण पर हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है, तो फिर जीकर क्या करूँगा? छुरा निकालकर आत्महत्या करना ही चाहता है कि चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ अलका और सिंगरण के विवाह में निमंत्रित न किए जाने के कारण पर्वतेश्वर अपने आप को अपमानित महसूस करता है। पर्वतेश्वर कौन? चाणक्य, ब्राह्मण चाणक्य। पर्वतेश्वर, मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? चाणक्य, हाँ। पर्वतेश्वर, मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। चाणक्य, यह तो तुमने दे ही दिया, परंतु मैं तुमसे मांगा न था। और पर्वतेश्वर, फिर क्या चाहते हो? चाणक्य, एक प्रश्न का उत्तर। पर्वतेश्वर, तुम अपनी बात मुझे समन कराने आए हो तो ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई, यवनों ने आर्यावर्त को पददलित कर दिया। मैं गर्व में बोला था, तुम्हारी बात न मानी, अब उसी का प्रायश्चित करने जाता हूँ, छोड़ दो। यहाँ पर्वतेश्वर भी आचार्य चाणक्य
के बुद्धि बल से प्रभावित होता है और वह ये स्वीकार करता है कि मैंने आचार्य चाणक्य की बात नहीं मानी और यवनों ने आर्यावर्त को पददलित कर दिया। मुझे इसका आभास नहीं था कि यवन ऐसा कर पाएंगे। चाणक्य, पौरव शांत हो, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, विरसल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मूर्धाभिषिक्त करने में ब्राह्मण से भूल हुई? तो चाणक्य पर्वतेश्वर से पूछना चाह रहे हैं कि चंद्रगुप्त को आप क्षत्रिय मानते हैं या नहीं, और उसको मैंने सेनापति बना करके कोई भूल तो नहीं कर दी? पर्वतेश्वर, ब्राह्मण, व्यंग न करो। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका उसे निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यावर्त से यवनों के निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। तो पर्वतेश्वर चाणक्य से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि यवनों को मैं भारत से नहीं निकाल पाया, लेकिन चंद्रगुप्त की ताकत से घबरा करके यवनों ने भारत को छोड़ने का विचार कर लिया है और मैं अब निश्चित रूप से मान सकता हूँ कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय भी है और वह आर्यावर्त का एकमात्र सम्राट होने के भी उपयुक्त है। चाणक्य, पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और क्षात्र धर्म का पालन हो। तो यहाँ चाणक्य पर्वतेश्वर को, जो मतलब राजा के पद को छोड़ना चाहता था और एक तरह से सिकंदर के द्वारा हरा दिया गया था, तो उसे चाणक्य पुनः राज्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर्वतेश्वर छुरा फेंक कर, वह क्या काम है? चाणक्य, जिन यवनों ने तुमको लज्जित और अपमानित किया है उनसे प्रतिशोध। चाणक्य पर्वतेश्वर को कह रहे हैं कि जिन यवनों ने या जिस सिकंदर ने तुम्हें लज्जित और अपमानित किया है, तुम्हें उनसे बदला लेना होगा। पर्वतेश्वर, असंभव। चाणक्य हंसकर, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत। और तुम क्या हो, विचार कर देखो तो सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या हैं? अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी यह नहीं होने देगा, तुम राज्य करो। यहाँ चाणक्य पर्वतेश्वर को समझा रहे हैं कि मनुष्य अपनी दुर्बलता को ही जानता है, उसे अपनी ताकत के बारे में भी विचार करना चाहिए। और पर्वतेश्वर को प्रेरित करते हुए चाणक्य कह रहे हैं कि तुम कर्म क्षेत्र में डटे रहो और जो सिकंदर ने तुमसे संधियाँ की हैं वह तुम्हारे लूटे हुए राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है और यहाँ का वह राजा बनना चाहता है। लेकिन चाणक्य कह रहे हैं कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अपने राज्य के तुम ही पुनः स्वामी बनो। पर्वतेश्वर, परंतु आर्य, मैंने राज्य दान कर दिया है। चाणक्य, पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। चाणक्य कह रहे हैं कि अपवित्र त्याग से जो सात्विक ग्रहण है वह उत्तम होता है
और वह तुमने कोई दान नहीं किया था, बल्कि वह तुम्हारी मजबूरी थी और अब तुम्हें प्रयास करके अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करना चाहिए। पर्वतेश्वर: तो क्या आज्ञा है? चाणक्य: पीछे बतलाऊंगा। इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंगरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन। वृद्ध गांधार नरेश का सहसा प्रवेश। वृद्ध: अलका कहाँ है? अलका: पर्वतेश्वर: कौन हो तुम वृद्ध? चाणक्य: मैं इन्हें जानता हूँ। वृद्ध गांधार नरेश। पर्वतेश्वर: आर्य, मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ। वृद्ध: मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव, मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आम्भीक ने लज्जा की यौनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी, जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ। आता है तो यहाँ जो गांधार नरेश हैं वे पर्वतेश्वर के द्वारा प्रणाम किए जाने पर कहते हैं कि मैं इस सम्मान का अधिकारी नहीं हूँ और मेरे पुत्र आम्भीक ने इस देश को बहुत नुकसान पहुँचाया है और मुझे अब अपनी बेटी अलका से ही कुछ संभावना है, जिसे किसी भी लोभ या लालच में खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि जो उसका पुत्र आम्भीक था वह लालच में आ गया था और वह सिकंदर से मिल गया था। चाणक्य: क्षत्रिय, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। स्वस्तिमती अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य वृद्ध गांधार नरेश को लिवा ले जाता है। पर्वतेश्वर: जाऊं? किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे जाता है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त: कुमारी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्नेलिया: किस बात की? चंद्रगुप्त: कि मैं विस्मृत नहीं हुआ, कि मैं भूला नहीं या मुझे बुलाया नहीं गया। कार्नेलिया: स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? चंद्रगुप्त: स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। कार्नेलिया: परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ, स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती हैं। अतीत की कारा में बंधनी स्मृतियाँ अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूचीभेद अंधकार में सो जाती हैं। चंद्रगुप्त: ऐसा हो तो भूल जाओ शुभ है। इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्कापिंड की कोई कक्षा नहीं। निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या? कार्नेलिया: नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला, पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं। यह स्वप्नों का देश, ये त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंग भूमि, भारत भूमि क्या बुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो कार्नेलिया को जब चंद्रगुप्त बताते हैं कि इस देश को सिकंदर ने हरा दिया है और मुझे अब बड़ा अपमान महसूस हो रहा है, तो कार्नेलिया उसे समझाते हुए कह रही हैं कि चंद्रगुप्त, भारतवर्ष आपका देश है और मुझे भी इस देश में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की जलवायु, यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल और विभिन्न नदियाँ, विभिन्न पर्वत और यहाँ की हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप, भोले भाले कृषक, सरल कृषक बालिकाएं, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ये अपने स्वप्नों का देश लगता है। ये त्याग और ज्ञान का मुझे पालना लगता है। इस
देश ने समस्त संसार को त्याग और ज्ञान का उपदेश दिया है। यह प्रेम की रंगभूमि है। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यानी मैं भारत को कभी नहीं भूल सकती। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। और एक विशेष बात कार्नेलिया जो कह रही हैं कि जो अन्य देश हैं वहाँ पर केवल मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन भारत में मनुष्यों के साथ साथ मनुष्यता यानी मानवता भी जन्म लेती है। यानी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मनुष्य या मानव हैं, वे मानवता से संपन्न हैं, उनमें मानवीय गुण हैं। इसलिए ये जो देश है ये विशेष है। मैं इसका बहुत सम्मान करती हूँ। चंद्रगुप्त शुभ है। यह सुनकर मैं चकित हो गया हूँ कार्नेलिया, और मैं मर्माहत हो गई हूँ चंद्रगुप्त। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ के क्षत्रप पिताजी नियुक्त होंगे और मैं अलेक्जेंड्रिया के में समीप ही रहकर भारत को देख सकूँगी, परंतु वैसा न हुआ। सम्राट ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया है। अकस्मात फिलिप्स का प्रवेश। फिलिप्स तो बुरा क्या है कुमारी, सिल्यूकस के क्षत्रप न होने पर भी कार्नेलिया यहाँ की शासिका हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा चंद्रगुप्त को देखकर। फिर वही भारतीय युवक सिकंदर ने अपने भारत के जीते हुए भूभाग पर फिलिप्स को नियुक्त कर दिया शासक, लेकिन इससे कार्नेलिया को निराशा हुई और वह सोच रही थी कि उसके पिता सिल्यूकस को सिकंदर यहाँ का क्षत्रप नियुक्त करेंगे, परंतु सिकंदर ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन तभी फिलिप्स आता है और वह ये कह रहा है कि अगर सिल्यूकस यानी तुम्हारे पिताजी क्षत्रप नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, तब भी तुम यहाँ की शासिका हो सकती है। मैं आपका सेवक रहूँगा। संकेत रूप में जो फिलिप्स है वह कार्नेलिया से विवाह करना चाहता है, वह उसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है और इस तरीके से वह कार्नेलिया को प्राप्त करना चाहता है। चंद्रगुप्त सावधानियान, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलिप्स, तुमसे मेरा संबंध ही क्या है, परंतु कार्नेलिया, और मुझसे भी नहीं। फिलिप्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी न बोलो। फिलिप्स, अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बात करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे प्रेम का। कार्नेलिया, चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। फिलिप्स चंद्रगुप्त से, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर होंगे, यह अच्छी बात होगी। फिलिप्स, संधि राष्ट्र की है, ये मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हारा आह्वान करूँगा। चंद्रगुप्त, आधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो। फिलिप्स का प्रस्थान। कार्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके अस्त्र। तो कार्नेलिया समझती है कि यह दो देशों का ही नहीं बल्कि दो सभ्यताओं या दो बुद्धियों का भी युद्ध है। चंद्रगुप्त, मैं क्या कहूँ, एक निर्वासित। कार्नेलिया, लोग चाहे जो कहें, मैं भली भांति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी से मेरा इस विषय पर अच्छा विवाद होता है, वे अरस्तु के शिष्यों में से हैं। चंद्रगुप्त, भविष्य के क्रम में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। कार्नेलिया, अच्छा, तो मैं जाती हूँ। और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊँगी। चंद्रगुप्त, उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? कार्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, विदा यौन बेड़ा आज ही जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश।
कल्याणी, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा था। अमात्य, मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, गर्व है राजकुमारी और उसका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की ही प्रजा हैं जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। तो यहाँ कल्याणी अपने मन में सोच रही हैं कि मगध को जो यवन सेनापति या यवन शासक सिकंदर है वह हराने वाला था, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की रक्षा की। वे भले ही मगध के विद्रोही हों, लेकिन फिर भी वे मगध की प्रजा हैं और उन्होंने मगध को सिकंदर से बचाया है। चाणक्य प्रवेश करते, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह है? चाणक्य, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस, राजकुमारी कल चली जाएंगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती हैं, परंतु एक बात कहूँ। राक्षस, क्या? चाणक्य, यहाँ की कोई बात नंद से न कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी, यानी यहाँ की कोई बात आप नंद से नहीं कहेंगे। कल्याणी, मैं प्रतिश्रुत हूँ। कल्याणी कह रही है कि मैंने सुन लिया है, मैं ऐसा ही करूँगी। चाणक्य, राक्षस, मैं सुवासिनी से तुम्हारी भेंट करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। राक्षस, क्या वह भी यही है? चाणक्य, कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देखकर वह आ सकती है। चाणक्य कह रहे हैं भी कि तुम्हारे विश्वास को देख करके वह यहाँ आ सकती हैं। राक्षस, यह लो अंगुली या मुद्रा। चाणक्य, सुहासिनी को कारागार से मुक्त करा के मुझसे भेंट करा दो। और एक उपहार दे करके राक्षस चाणक्य को प्रसन्न करना चाहता है और सुहासिनी को कारागार से मुक्त कराना चाहता है। चाणक्य मुद्रा लेकर जाते हुए, मैं चेष्टा करूँगा। राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी, तुमने अपना कर्तव्य भली भांति सोच लिया होगा, मैं जाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे तुम्हारा अनिष्ट न होगा। दोनों का प्रस्थान। तो यहाँ पर मगध के जो विद्रोही लोग हैं वे मगध को यवन सेनापति और शासक सिकंदर से बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मगध का जो सम्राट नंद है वह इन सब से बेखबर है या वह इन लोगों को पसंद नहीं करता है।